दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे मजदूरों के लिए आगे आई कांग्रेस की, ममता बनर्जी और राज्यपाल में लेटर पॉलिटिक्स की। जानेंगे कि जेडीयू और बीजेपी में क्यों बढ़ी तल्खियां और क्या मध्य प्रदेश में होगी कमलनाथ की वापसी। और आखिर में बात निचले स्तर पर पहुंचे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में पूर्णबंदी के बाद की योजना, दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 से शुरू होंगी उड़ानें। हर एयरलाइन के यात्रियों की एंट्री के लिए होगा अलग गेट और बैगेज के लिए अल्ट्रा वॉलेट टनल। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। राज्य में खुलेंगे उद्योग और प्रतिष्ठान। ई कॉमर्स उद्योग के तहत 4 मई से 10 मई तक रेड जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की होगी अनुमति। यूपीएससी सिविल सर्विस प्री परीक्षा स्थगित। 31 मई को होनी थी परीक्षा। 20 मई को हालात की समीक्षा के बाद नई तारीखों की होगी घोषणा। केंद्र सरकार ने व्यापारियों को दी राहत। अब 15 मई तक पार्सल बुक करा सकेंगे व्यापारी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पार्सल ट्रेनों का बढ़ाया फेरा। शेयर बाजार में फिर हाहाकार। सेंसेक्स 2002 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 566 अंकों की गिरावट के साथ हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गरीब कामगारों का रोजगार पहले ही छिन गया था और अब सरकार घर भेजने के एवज में इन कामगारों से किराया वसूल रही थी, जिस पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी सरकार के फैसले की खूब आलोचना हो रही है। इन सबके बीच इन कामगारों के लिए कांग्रेस मसीहा बनकर आई है। कांग्रेस के एक कदम से घर जाने को बेताब कामगारों ने राहत की सांस ली है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए इस पर एक रिपोर्ट। पिछले करीब 40 दिनों से दूसरे शहरों में फंसे कामगार बार बार सरकार से घर वापसी की गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्र ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन यात्रा का किराया कामगारों से ही वसूलने की खबरें सामने आने लगी, जिस पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए और अब गरीब कामगारों की मदद के लिए कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया है। जी हां, कांग्रेस ने सभी कामगारों का खर्च उठाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान को ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। सोनिया गांधी ने सरकार पर कामगारों से पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, जब हम लोग विदेश में फंसे भारतीयों को बिना किसी खर्च के वापस ला सकते हैं, गुजरात में एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, अगर रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री राहत कोष में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर मुश्किल वक्त में कामगारों के किराए का खर्च क्यों नहीं उठा सकता है। कांग्रेस का ये कदम वाकई काबिले तारीफ है। लोग भी कांग्रेस के इस फैसले की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं, जिससे दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों ने राहत की सांस ली है। लेकिन सरकार पर उठे सवाल से सियासत भी जरूर गर्मा गई है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, एक तरफ मजदूरों की परेशानी कम करने के लिए कांग्रेस सामने आई है, तो दूसरी तरफ रेल किराए को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इन सबके बीच जो नजारा सूरत से सामने आया है, जहां मजदूरों का गुस्सा फूटा है, वो वाकई हैरान करने वाला है। इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, आज अगर कांग्रेस सामने नहीं आती, कांग्रेस अगर कामगारों के ट्रेन किराए के खर्च उठाने का भरोसा नहीं दिलाती, तो सरकार नहीं जागती, यानी मोदी सरकार नहीं जागती। अब जब कांग्रेस ने मोर्चा खोला है, तो केंद्र से लेकर भाजपा शासित राज्य सरकारों की नींद खुल गई है। बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों ने तो आज आदेश जारी करके बताया है कि उनके राज्यों के कामगारों के खर्च वो खुद उठाएंगे। दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी और सबसे अमीर पार्टी भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था कि कांग्रेस ने इस तरह का बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। लिहाजा अब भाजपा यह साबित करने में लग गई है कि मजदूरों से कोई राशि नहीं ली जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी और संबित पात्रा जैसे भाजपा नेताओं ने जनता को बरगलाने का काम भी किया। पात्रा ने तो कांग्रेस को घेरते हुए रेल मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज को शेयर करते हुए ट्वीट भी किया, लेकिन उन्होंने रेल मंत्रालय के उस आदेश को नहीं शेयर किया जिसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य सरकारें मजदूरों से किराया वसूल कर रेलवे को देंगी। खैर, अब यह साफ हो चुका है कि किसी भी मजदूर को किराया नहीं देना है। लेकिन इसी बीच गुजरात के सूरत में घर जाने के लिए प्रदर्शन करते हुए कामगारों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जो सरासर गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। एक तरफ प्रवासी
प्रवासी कामगार पिछले 40 दिनों से तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर उन पर ज्यादतियां हो रही हैं तो ये कतई ठीक नहीं है। कुल मिलाकर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार की जो अदूरदर्शिता रही है, जिस विजन की कमी रही है, वो अब सामने आ रही है, लेकिन परेशान तो अंततः जनता ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश के खराब होते स्वास्थ्य हालात में जब सभी को एक साथ मिलकर मुसीबत से लड़ना चाहिए, उस वक्त भी केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार आमने सामने नजर आ रही हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच की तल्खियां खत्म होती नहीं दिख रही। आज एक बार फिर राज्यपाल के शब्द बाण ममता पर चले, जिससे मुख्यमंत्री का बिफरना तय है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो अगले साल होने हैं, लेकिन इसकी तैयारी लोकसभा चुनाव 2019 के साथ ही शुरू हो गई थी। और जब बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो सियासत और गर्मा गई। उसके बाद तो लगभग हर मुद्दे को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार में तनातनी दिखाई दी। वहीं जब आज देश नाजुक दौर से गुजर रहा है तो भी राज्य में राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच खींचतान बढ़ गई है। राज्यपाल धनखड़ ने आज सीएम ममता को आड़े हाथों लिया और उन पर राज्य को पुलिस राज्य बनाने का आरोप लगाया। राज्यपाल ने ममता को लिखे पत्र में कहा, ममता राज्य को पुलिस राज्य की तरह चला रही हैं। संवैधानिक मानदंडों के बारे में उनका गलत रुख तानाशाही शासन को दर्शाता है, जिसके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सीएम को लिखे पत्र में राज्यपाल ने ये भी कहा कि अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उसके दरवाजे पर प्रशासन दस्तक दे देता है। उन्होंने कहा, ये मुख्यमंत्री की वास्तविकता के साथ प्रयास करने और मुसीबत में लोगों को राहत देने के लिए सामने आकर काम करने का समय है। आपको बता दें, राज्यपाल के अलावा केंद्र सरकार ने भी ममता को घेरते हुए स्वास्थ्य हालात की असल तस्वीर छुपाने का आरोप लगाया है। केंद्र का कहना है कि ममता सरकार सूबे के स्वास्थ्य हालात के सही आंकड़े जनता के सामने नहीं रख रही है। अब केंद्र और राज्यपाल की तरफ से ममता को जमकर घेरा जा रहा है, लेकिन ममता इस पर क्या जवाब देती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शुरू हुई लेटर पॉलिटिक्स खत्म होती नहीं दिख रही, तो वहीं सियासत तो बिहार में भी गर्मा रही है, जहां प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर अभी तक सिर्फ विपक्षी दल आरजेडी नीतीश सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब सुशासन बाबू की परेशानी उनकी सहयोगी बीजेपी ही बढ़ा रही है। जी हाँ, प्रवासी कामगारों की वापसी को लेकर अब बीजेपी और जेडीयू में तकरार शुरू हो गई है। देश में लागू पूर्णबंदी का आज से तीसरा चरण शुरू हो गया है, तो वहीं अब तक जो कामगार दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनको लेकर भी पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है, खासकर बिहार की, जहां विपक्ष लगातार डबल इंजन सरकार को घेर रहा है, लेकिन अब विपक्ष के अलावा अपने सहयोगी भी नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल तालाबंदी के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों की घर वापसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी में तनातनी नजर आ रही है। राज्य इकाई के अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई नेताओं ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दोनों पार्टियों में तकरार बीजेपी के बिहार अध्यक्ष संजय जायसवाल के एक फेसबुक पोस्ट में प्रवासी कामगारों के मुद्दे से निपटने में राज्य सरकार के दृष्टिकोण पर सवाल उठाने के बाद आई है। जायसवाल ने कहा है कि बिहार सरकार के साथ समस्या ये है कि उनका कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने ये स्पष्ट नहीं करता कि किस जोन में किस तरह की दुकानें खुलेंगी या कौन सी ट्रेन बिहार आ रही है और कहां पंजीकरण करवाना है। जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार के रवैये के परिणाम स्वरूप लोग सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। यूपी में योगी सरकार से बिहार सरकार को सबक लेना चाहिए। यूपी के मुख्य सचिव मीडिया को बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। वहीं जेडीयू ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा, बिहार के मुख्यमंत्री लोक लुभावन उपायों में विश्वास नहीं करते। पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि बिहार ने उन गलतियों को नहीं किया है जो यूपी या पंजाब ने की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया होता तो प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की संख्या ज्यादा होती। नीतीश मॉडल ने बिहार को बचाया है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी को अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव भी लगातार सुशासन बाबू की नीतियों पर तल्ख तेवर दिखा रहे हैं और अब जेडीयू बीजेपी में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में सूबे की सियासत गरमाने वाली है। अपनों के तल्ख तेवर से नीतीश की राह मुश्किल हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव जीतने के लिए अपनी राह आसान करने में जुट गई है। जी हां, कांग्रेस ने सूबे में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसके चलते अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरते हुए ऐसा दावा किया है जिससे बीजेपी का बौखलाना तय है। मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई हुई है और शिवराज सरकार सत्ता में आई है,
तब से कांग्रेस के तीखे शब्द बाण बीजेपी पर चल रहे हैं। मौजूदा स्वास्थ्य हालात को लेकर तो कांग्रेस बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुना रही है, जिससे शिवराज सरकार परेशान है। लेकिन अब परेशानी को और बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जी हां, कांग्रेस ने सूबे में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस के सामने 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है, जिसे कांग्रेस जरूर पार करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ के बयान को ट्वीट किया है, नहीं टिकेगी बीजेपी सरकार, हम उपचुनाव में 22 सीटें जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दावा किया है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेंगी और बीजेपी सरकार का अंत होगा। शिवराज सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा, आज मतदाता समझदार है, उसे पता है कि इन 22 लोगों ने किस तरह से उनके साथ धोखा किया है। आज गांव में इन 22 लोगों के प्रलोभन में आने से बहुत आक्रोश है। मतदाता चुप जरूर है, पर सब समझ रहा है। जनता समझ रही है कि किस लालच से ये 22 लोग गए हैं। कमलनाथ का बयान बता रहा है कि आने वाले उपचुनाव में शिवराज सरकार को कड़ी चुनौती मिलने वाली है, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में जनता किसके हक में जनादेश सुनाती है और सूबे की सियासत क्या रंग दिखाती है। अब कांग्रेस उपचुनाव में जीत दर्ज कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस दावे से बीजेपी की बेचैनी बढ़ना तय है। वहीं बेचैनी तो इस वक्त देश के बैंकों की भी बढ़ी हुई है, क्योंकि देश पर आई स्वास्थ्य मुसीबत ने अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसका सबसे ज्यादा असर बैंकों पर पड़ता नजर आ रहा है। इसी बीच अब भारतीय बैंकों के फंसे हुए कर्ज के दोगुना होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे बैंकों की हालत और भी ज्यादा खस्ता हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बैंकों की हालत सुधारने का दावा करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनपीए कम करने की बात करती हैं, लेकिन अगर मौजूदा वक्त में भारतीय बैंकों की हालत पर गौर किया जाए तो भारतीय बैंक 9.35 लाख करोड़ रुपए यानी 123 अरब डॉलर के एनपीए से जूझ रहे हैं और अब इसके और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और 4 टॉप बैंकर्स ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से बैंकों का फंसा हुआ कर्ज 2 गुना हो सकता है। भारतीय बैंक पहले ही 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एनपीए से जूझ रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार का मानना है कि वित्त वर्ष के अंत तक बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट 18 से 20% तक 2 गुना हो सकता है, क्योंकि बकाया लोन का 20 से 25% डिफॉल्ट होने का जोखिम है। बैंकों के फंसे हुए कर्ज में उछाल, क्रेडिट ग्रोथ और स्वास्थ्य मुसीबत से भारत में वसूली में देरी हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि आर्थिक वृद्धि सुस्त थी और स्वास्थ्य मुसीबत से जोखिम बढ़ गया है। उन्होंने कहा, अब हमारे पास ये ब्लैक स्वान इवेंट है, जिसका अर्थ है बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के कई तिमाहियों तक अर्थव्यवस्था का बुरा हाल रहेगा। ऐसे में अब केंद्र सरकार बैंकों की हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं, ये देखना होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में बात निचले स्तर पर पहुंचे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की। मौजूदा वक्त में देश के स्वास्थ्य हालात जितने खराब हैं, उससे ज्यादा आर्थिक हालात खस्ता हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था अब पूर्णबंदी में पूरी तरह से गर्त में जाती दिख रही है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई में भी भारी गिरावट आई है, जो अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है। तो पीएमआई में कितनी गिरावट आई है और क्या है इससे जुड़ी अहम बातें, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत में जारी तालाबंदी के कारण देश भर के हर सेक्टर पर असर पड़ा है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो या रियल एस्टेट सेक्टर, हर जगह हालात खराब बने हुए हैं। तो वहीं पूर्णबंदी की वजह से मांग और सप्लाई चेन पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। इस कारण पीएमआई अप्रैल में गिरकर 27.4 पर आ गया है। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। इंडेक्स में गिरावट इस बात का संकेत है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लगभग सभी सेक्टर में काम रुक गया है। इससे पहले मार्च में ये 51.8% पर था। 2005 में पीएमआई इंडेक्स के शुरू होने के बाद ये न्यूनतम स्तर पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन में भारी गिरावट आई है और नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं। इससे रोजगार पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका है। 2005 में सर्वे की शुरुआत होने के बाद ये सबसे खराब आंकड़ा है। ये देश के मंदी की तरफ भी जाने के संकेत दे रहा है। यहाँ आपको बता दें कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत को मापने का एक इंडिकेटर है। इसके जरिए किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। पीएमआई सेवा क्षेत्र समेत निजी क्षेत्र की अनेक गतिविधियों पर आधारित होता है और ये 5 प्रमुख कारकों पर आधारित होता है। इन 5 प्रमुख कारकों में नए ऑर्डर, इन्वेंट्री स्तर, प्रोडक्शन, सप्लाई डिलीवरी और रोजगार वातावरण शामिल हैं। पीएमआई का मुख्य मकसद इकोनॉमी के बारे में पुष्ट जानकारी को आधिकारिक आंकड़ों से भी पहले उपलब्ध कराना है, जिससे अर्थव्यवस्था के बारे में सटीक संकेत पहले ही मिल जाते हैं।
पीएमआई के 50 से ऊपर रहने का मतलब ये होता है कि संबंधित उद्योग में विकास हुआ है। इंडेक्स के 50 से नीचे रहने का मतलब ये हुआ कि उद्योग में गिरावट आई। ये 50 से जितना नीचे या ऊपर होता है, उद्योग में उतनी ही अधिक गिरावट या विकास का पता चलता है। और अब पीएमआई का 27.4 पर पहुंचना बता रहा है कि देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है और आने वाला वक्त और भी कठिन होने वाला है।